अब 5 साल नैनो यूरिया को लॉन्च हुए हो गए हैं। इस बीच बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई, कुछ किसानों की शिकायतें भी सुनने को मिली। नैनो में एक इशू आ रही है, ये है कि ये लिक्विड, जब नैनो लिक्विड और लिक्विड को फील्ड्स में यूज करना है तो किसानों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर की एप्लीकेशंस को लेकर के इनिशियल एक रेजिस्टेंस था। नैनो फर्टिलाइजर्स और कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स में थोड़ा सा अंतर है। किसानों के साथ बैठ करके उनको ये बताते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। आज हम एक यूरिया की बैग 266 रुपये में 45 किलो का बैग किसान को हम बेच रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो मेरे हिसाब से कभी 2000, 2500, 3000 रुपये तक होती है। हम लोग और नैनो फर्टिलाइजर्स ला रहे हैं। अब हम नैनो एनपी के ग्रेन्युलर भी ला रहे हैं। हमने एक नैनो एनपी के फर्टिलाइजर उसका भी आविष्कार कर चुके हैं। एप्लीकेशन अभी एफसीओ के लिए हमने ऑलरेडी दी है। अभी हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक सहकारी संस्था का निर्माण कर दिया जाए, एक कोऑपरेटिव बनाई जाए और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग बैग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा। ये युद्ध लंबा चला तो इंपोर्ट्स में जो कमी आएगी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या हम तैयार हैं या कुछ तैयारी, कुछ प्लानिंग चल रही है? खाड़ी देशों से हमें इंपोर्ट करने में दिक्कत है। इंपोर्ट करने में वैसे हाँ ठीक है, अभी जो है शिप मूवमेंट कम हो गई है। नमस्कार, किसान इंडिया की खास पेशकश माइक पे मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि हम समय समय पर ऐसे लोगों से आपका परिचय करवाते रहें जो गांव से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं और किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो ना सिर्फ देश की बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ्को के महानिदेशक केजे पटेल साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। सर, पहला सवाल नैनो यूरिया पर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार उसी का हुआ है। अब 5 साल नैनो यूरिया को लॉन्च हुए हो गए हैं। इस बीच बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई, कुछ किसानों की शिकायतें भी सुनने को मिली। तो जिस विजन से लॉन्च किया था 5 साल पहले, अब 5 साल बाद आपको क्या लगता है कि विजन के कितने नजदीक पहुंच पाए? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक नैनो प्रोडक्ट्स का सवाल है, 2021 में हमने नैनो इंट्रोड्यूस किया, जो कि हम इफ्को वाज द पायनियर, हम लोग ने इसको इनोवेट किया और वो इनोवेशन को हमारे देश में हम 2021 में लाए। जब पहली बार कोई प्रोडक्ट को लाई जाते हैं तो उसमें ये जरूर था कि 4% नाइट्रोजन वाले जो नैनो यूरिया हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की थी, तो 4-6 महीने के बाद में भी फाउंड की देयर आर सम क्रिस्टलाइजेशन और कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसमें। मीन टाइम हमने ये भी देखा कि वी डिडंट जस्ट एक नैनो यूरिया डाल दिया, बना दिया, इनोवेट हो गया तो वहां पर हमारी काम खत्म हो गया रिसर्च का। वी कंटिन्यूड विथ अवर रिसर्च एफर्ट्स। उसमें हमने नैनो डीएपी भी डेवलप किया। जब नैनो डीएपी डेवलप कर रहे थे वहां पर वी कुड सक्सीड कि 8% तक नाइट्रोजन उसमें हमें मिल सकता है। 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस। तो ये सोचा गया कि ये जो नैनो 4% वाला है उसके लिए भी कुछ सोचा जाए, कैसे इसमें नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाया जाए। इस प्रकार की जो क्रिस्टलाइजेशन के कुछ इश्यूज हमारे यहाँ हमें रिपोर्ट किए गए, तो उसको भी अवॉइड किया जाए। तो वी एंगेज द न्यू टीम ऑफ रिसर्च डॉक्टरेट्स और उनके साथ में फिर हमने कोलैबोरेशन करके एक नई प्रोडक्ट जिसको कि नैनो यूरिया प्लस के नाम से इंट्रोड्यूस किया। वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 में जी, तो वो करीब 2 साल ही हुए हैं। और हमारे पास एक दूसरी प्रोडक्ट जो कि नैनो डीएपी है। अब नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस ये दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। चैलेंज क्या है? आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं कि नैनो को लेकर के, खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नैनो में एक इशू आ रही है, ये है कि ये लिक्विड, जब नैनो लिक्विड और लिक्विड को फील्ड्स में यूज करना है तो किसानों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर की एप्लीकेशंस को लेकर के इनिशियल एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रिज करने के लिए, उसको कि किसानों को कैसे हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो इसके लिए इफ्को ने 1700 ड्रोन खरीदे। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स गांव से ही हमने एंगेज किए, उनको ट्रेनिंग दिलाई सो दैट कि दे बिकम ड्रोन पायलट्स। उनको ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग दिला करके हमने ये इंश्योर किया कि हर स्टेट में जिस प्रकार से जहां जहां हमें डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जैसे कि जहां हमारे नैनो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो जहां लोकेटेड है, तो उसी जोन में ये ड्रोन ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हो जाए, उनको किसानों को ड्रोन सर्विसेज मिले। लेकिन ये एक नया तरीका था उपयोग करने का। दूसरा,
कि नैनो फर्टिलाइजर्स और कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स में थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक टाइम टेक्नोलॉजी, जब ये 60 70 80 साल पहले जब ये नए नए फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डेवलप हुए थे, तब भी किसान डरते थे। उनको लगता था कि ये कैसे यूज किया जाएगा, उससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। बट इनिशियल प्रॉब्लम्स के बाद में ग्रेजुअली केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग धीरे धीरे किसानों ने अपना लिया। और इट वॉज ईजी, वो तो केवल ब्रॉडकास्ट करने हैं जो कि फ्रिल्स या ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में थे। अब सेम आज हम उस जगह पर आके खड़े हैं जहां पर हमें चिंता है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बचाना है। इतना सारा आज आप जहां भी देखेंगे क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जो भी एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्शन देना है, तो उसमें यदि केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग को रोका ना जाए तो बहुत बड़ी समस्या आगे आ सकती है। आज आप देखिए सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है, साथ साथ में जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग हो रहा है, और खास करके मैं कहूँगा नैनो यूरिया का, सॉरी यूरिया कन्वेंशनल फर्टिलाइजर का, तो इसके ज़्यादा उपयोग करने के कारण हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो कि एमिट हो रहा है, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। नाइट्रेट्स जो है वो हमारी जो पानी है उसको सॉइल के अंदर में जो बचे हुए रह जाते हैं, जब बारिश आती है ये पानी के साथ धुलता है तो ये हमारे पानी को खराब कर रहा है। सॉइल में जो बचा हुआ जो भी नाइट्रेट्स और ये पड़े रह जाते हैं यूरिया, तो उसके चलते हुए हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खराब होती जा रही है। तो हमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और हमारे सॉइल का ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी का नैनो फर्टिलाइजर को इनोवेट किया। अब जब ये टेक्नोलॉजी वाली फर्टिलाइजर का उपयोग की बात आएगी, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमें मोबाइल यूज करना है, मैं आपके पास में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एप्पल का मोबाइल फोन भी आपको दे दूं, आप ये सोचेंगे कि ये एप्पल फोन से मैं कहीं भी बात कर सकती हूँ, कहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि नेटवर्क प्रोवाइडर है वो अगर उसका सिग्नल ही आपके मोबाइल में नहीं आ रहा तो क्या होगा? बेकार है। लेकिन इसका मतलब वो तो नहीं है ना कि वो फोन बेकार है। फोन तो सही है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए जो भी तरीके अपनाने हैं, जो भी चाहिए इनपुट्स, वो अगर उसको पूरे नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली वो फोन की दोष फोन का नहीं है, लेकिन वो फोन की उपयोगिता जो है वो सही नहीं मिलेगी। तो इस गैप को आप लोग कैसे भर रहे हैं? तो वो गैप क्या है कि जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें नैनो का उपयोग कैसे करना है, कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कितना उसमें पानी मिला करके उसको डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए, कब उपयोग करना चाहिए, कौन से नैनो फर्टिलाइजर को उपयोग करना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में उपयोग करना चाहिए, और ये नैनो फर्टिलाइजर्स कितने दिन का जो क्रॉप होता है तो उसमें जो लीव्स जनरेट होते हैं तो उसको किस समय पर इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, स्प्रे होना चाहिए, कभी कभी ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस अगर बारिश आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमारे किसानों को देने के लिए आज तक हमने 2 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग कराए हैं, किसानों के साथ में हमने गोष्ठियाँ की है, और इसमें जा करके गाँव तक, क्योंकि इफ़को एक ऐसी संस्था है कि हमारे पास में करीब 35,000 प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, 50,000 से ज़्यादा हमारे पैक्स है जो कि जहाँ पर हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ हम इस प्रकार की गोष्ठियाँ करते हैं, किसानों के साथ बैठ करके उनको ये बताते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो उनकी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो इल इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स है कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स को, उनको भी उनके नॉलेज में लाया जाए, तभी जाकर के वो कुछ नई बात को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा प्रयास जारी है, इस गैप्स को ग्रेजुअली कम हो रहा है। आज आप देखिए कर्नाटका में, आसाम में, पंजाब में, ऐसे कई स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है नैनो फर्टिलाइजर्स को लेकर के। कुछ लोकेशंस है जहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि उनको नैनो के उपयोग के कारण वो जो एक रिजल्ट्स मिलने थे, वहाँ पर कोई ना कोई छोटी मोटी कोई समस्या आ रही है, तो उसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको समझा करके किसानों को कि कैसे उसका उपयोग किया जाए, तो उस हिसाब से वो गैप को हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर प्रोसेस सही नहीं होगी तो रिजल्ट तो मिल ही नहीं सकता। नहीं रिजल्ट आएंगे मैडम, क्योंकि देखिए ये कोई कन्वेंशनल फर्टिलाइजर नहीं है कि जिसको कैसे ब्रॉडकास्ट कर दिया फील्ड में, आपने जितना उपयोग, अब आप नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी देखिए, 20 से 30% आपका नाइट्रोजन यूज होता है, बाकी 70% जमीन में चला जाता है। आज हम एक यूरिया की बैग 266 रुपये में 45 किलो का बैग किसान को हम बेच रहे हैं।
उसके ऊपर खर्च तो ज्यादा ही होता है। इंडस्ट्री है, हम लोग फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो हमें गैस खरीदनी पड़ती है। वो गैस को प्रोसेसिंग करके जब फर्टिलाइजर बनता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो मेरे हिसाब से कभी 2000, 2500, 3000 रुपये तक होती है। अब ये जो गैप है 266 में एक बैग हमें किसान को देनी है, जबकि हमें वो बैग 2500 रुपये की सपोज कर लीजिए कि पड़ते हैं। मैं एक रैंडम फिगर यूज कर रहा हूँ। तो बाकी के पैसों का क्या होगा? तो बाकी के पैसे हमारी सरकार इंडस्ट्री को चुकाती है, क्योंकि हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज हम इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। अब ये 45 किलो में से अगर 20% या 25% यूज होना, मतलब 9 से 12 किलो नाइट्रोजन जो यूरिया का जो कंजम्पशन हुआ, वो 12 किलो यूरिया कंज्यूम करके उतना ही नाइट्रोजन कंजम्पशन प्लांट्स कर रहे हैं, क्रॉप कर रहा है। बाकी का जमीन को खराब करने में, पानी को खराब करने में, मतलब पॉल्यूट करने के लिए यूटिलाइज हो जा रहा है। तो इसमें देश का भी नुकसान है, हमारी सब्सिडी जिस पर्पस के लिए दी जा रही है उसका भी नुकसान है। तो हमें अगर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ाना है तो ऐसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, जैसे कि ये नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, नैनो कॉपर है, नैनो जिंक है। हम लोग और नैनो फर्टिलाइजर्स ला रहे हैं। अब हम नैनो एनपीके ग्रेन्युलर भी ला रहे हैं। अच्छा। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स को लेकर के जैसे जो भी बातें होने की, उसको अप्लाई करने में कुछ असुविधाएं जरूर है। तो उस असुविधा को कम करना हो तो हमने एक नैनो एनपीके फर्टिलाइजर उसका भी आविष्कार कर चुके हैं। एप्लीकेशन अभी एफसीओ के लिए हमने ऑलरेडी दी है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही ये नैनो एनपीके फर्टिलाइजर भी हमारे देश में हम हमारे किसानों को पहुंचाएंगे। इस वक्त युद्ध चल रहा है तो एक सवाल उससे जुड़ा हुआ, भारत में तकरीबन 30 से 35% यूरिया इंपोर्ट होता है अलग अलग देशों से। कुछ हिस्सा रूस से आता है, खाड़ी देशों से आता है। तो अगर ये युद्ध लंबा चला तो इंपोर्ट्स में जो कमी आएगी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या हम तैयार हैं या कुछ तैयारी, कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, संकट जो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि खाड़ी देशों से हमें इंपोर्ट करने में दिक्कत है, इंपोर्ट करने में वैसे हाँ ठीक है, अभी जो है शिप मूवमेंट कम हो गई है। लेकिन इस साल अगर आप देखेंगे, अगर फिगर्स देखेंगे तो आई थिंक 30 मिलियन टन कंट्री में प्रोड्यूस हुआ तो 10 मिलियन टन के करीब हमने इंपोर्ट भी किया। हमारे पास जॉइंट वेंचर्स है जहाँ से हम लोग भी मदद कर रहे हैं कि वहाँ से भी इंपोर्ट हो और कंट्री में जो भी रिक्वायरमेंट यूरिया की जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने में मदद हो। लेकिन एक बात सच है कि केवल यूरिया का ही उपयोग करके हम अब ये जो एग्रीकल्चर को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हर साल हम देखें नियरली 0.91% का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। लैंड एरिया जो इरिगेटेड लैंड है वो तो बढ़ नहीं रहा। अब हमें प्रोडक्टिविटी लैंड से भी बढ़वानी है, साथ साथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फूड प्रोडक्शन जो है, ग्रेन प्रोडक्शन है, उसको भी बढ़ाना है। तो ऐसे में नए नए आविष्कार ही हमें मदद कर सकते हैं। अब ये आविष्कार नैनो के रूप में जैसे फर्टिलाइजर्स के हों, चाहे वो बायोस्टिम्युलेंट्स के हों, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनको भी हम आविष्कार कर रहे हैं। सीवीड बेस्ड बायोस्टिम्युलेंट्स जो आज की डेट में मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है हमारे देश की कि वहाँ पर हम लोग सीवीड बेस्ड बायोस्टिम्युलेंट्स को भी प्रोड्यूस करके किसानों तक पहुँचा रहे हैं, जैसे कि हमारा सागरिका है। तो आप देखें, अभी इवन देखिए रिसेंटली हमने बनाना सैप का जो उपयोग करके हमने धरामृत करके एक बायोस्टिमुलेंट डेवलप किया, क्योंकि कई सारे उसमें एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है और ये इट्स अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी। तो उसका बना हुआ वो हमारा स्टिमुलेंट है, उसको भी किसान उपयोग कर सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और साथ साथ में देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स ये भी अवेलेबल है। तो केवल हमारे किसान इंपोर्टेड यूरिया हो या देश का डोमेस्टिक यूरिया हो उस पर निर्भर नहीं रह के एक नई टेक्नोलॉजी की खेती, किसानी, इसको करने के लिए अगर तैयार होगा, उनको तैयार किए जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप कुछ नहीं है, हर किसान यदि अपनी 1 या 2 एकड़ जमीन को नेचुरल फार्मिंग में यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों से अगर उसमें अपना किसानी करें तो समझ सकता हूं मैं कि धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन कम होगा और जो इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से चारों तरफ जो नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान हो रहा है, देश की इकोनॉमी। आप देखिए, हम लोग 2 लाख करोड़ सब्सिडी के रूप में ये जो फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्रीज को सरकार देती है, तो अल्टीमेटली ये पैसे जा कहाँ रहे हैं?
ये पैसे हम कह रहे हैं कि ये किसानों के पास जा रहा है। मैं कहूँगा कि किसानों के पास जा रहे हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के माध्यम से जा रहे हैं। और इंडस्ट्री करेगी क्या? इंडस्ट्री को तो इंपोर्ट करना ही है, रॉ मटेरियल्स लाने हैं। रॉ मटेरियल्स हम बाहर से ला रहे हैं। अगर हम देश में बनी कोई फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे और उतना ही इंपोर्ट हम कम कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इसीलिए इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स, देश में बने हुए फर्टिलाइजर्स, अगर इसका उपयोग करने में हम किसानों को जितना अच्छे से समझा पाएंगे, उनका साथ मिलेगा और इस आविष्कार को वो अपनाने में हमारी मदद करेंगे, सरकार की मदद करेंगे, सरकार की हमें मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स, द लेजिस्लेटर्स या स्टैट्यूटरी बॉडीज या जो भी अथॉरिटीज और इनोवेटर्स लाइक इफको, ये मिल करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जो कि आज हो रहा है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे किसान ये जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स के जो चक्कर में आज हम फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति आ रही है कि हमें ग्रेजुअली इंपोर्ट बढ़ाते जाना पड़ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। और खेती में अगर खर्च कम होगा, लागत कम होगी, रिटर्न ज्यादा होगा, तो शायद युवाओं का भी जो रुझान है वो वापस खेती की तरफ जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो ये कि जितनी भी यंगर जनरेशन है वो गांव छोड़ के शहरों में आ रही है नौकरी की तलाश में। बिल्कुल। सर, ये तो हुई खेती की बात। अगर हम कोऑपरेटिव्स की बात करें तो सहकारिता से भी युवा उस तरीके से जुड़ा नहीं है जैसे पहले था। तो अगर आप हमारी जो यंग व्यूअर्स हैं उनके लिए आसान भाषा में एक्सप्लेन कर पाएं कि जो कोऑपरेटिव्स का वर्किंग मॉडल होता है वो प्राइवेट कंपनीज से अलग कैसे है। देखिए, सहकारिता तो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जिसमें कि सहकारिता के माध्यम से, जैसे हमारी तो बहुत बड़ी सहकारी संस्था है, हम जो भी काम करते हैं और उससे जो भी मुनाफा कमाते हैं, तो वो हमारे जो सहकारी संस्था के साथ जुड़े हुए किसान हैं उनके हित में रहता है। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो भी उन लोगों के लिए है, जो हमारे किसान, जो कि हमारे ओनर्स है, उनके ही पर्पस के लिए है। इसमें एक ट्रस्ट है, एक फेथ है, एक विश्वास है। किसान जानता है कि ये अगर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सहकारी संस्था है, वो अगर कुछ भी कर रही है तो वो किसानों की संस्था है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। हम जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो किसानों के हित के लिए ला रहे हैं, देश के हित के लिए ला रहे हैं। तो सहकारिता का जो ये मॉडल है, ये इतना अच्छा मॉडल है कि किसी भी तरीके की बिजनेस मॉडल को ये पीछे हटा दे सकता है। आज कंट्री के अंदर में युवाओं के लिए मैं कहूँगा कि अभी कुछ समय पहले, मैं करीब कपल ऑफ मंथ्स के पहले गया था मैं त्रिभुवन सहकार यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ के जो फैकल्टीज हैं उनके साथ भी डिस्कस किए। इतने अच्छे अच्छे इन्होंने जो अपने प्रोग्राम्स, उन्होंने जो स्टडी प्रोग्राम्स बनाए हैं, कोऑपरेटिव्स के ऊपर में हमारे युवाओं को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं, कैसे कोऑपरेटिव्स को फॉर्म किया जाए, ऑपरेट किया जाए और मैक्सिमम फायदा हमारे देश के, खास करके उन विलेज के साथ जुड़े युवा कि जिनको आज जरूरत है। हम इंडस्ट्रीज में सब लोग भाग रहे हैं, कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज में नौकरी करने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर सहकारिता के आधार पे कोई भी एक सहकारी संस्था के साथ ये लोग जुड़े और अपनी आजीविका को भी पूरा कर पाएंगे, साथ साथ देश का जो एक रिक्वायरमेंट है कि हम सहकारिता के मॉडल पे देश के लोगों की, हमारी आबादी को इतना अच्छा, इनको मतलब कहेंगे कि इनकम जनरेशन का एक सोर्स बनाए सहकारिता के माध्यम से, तो 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश हो जाएगा, वो जरूर हो सकता है। और आजकल जितनी भी हम, इफको एक सहकारी संस्था है, हमने बहुत सारी सब्सिडरीज को भी प्रमोट किया। हमारी जो मिनिस्ट्री है, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग और निर्देश भी मिल रहे हैं कि हम कैसे सहकारिता के माध्यम से हमारी सब्सिडरीज के साथ भी बिजनेस में बाकी सहकारी संस्थाओं को जोड़ सकते हैं, और उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सहकारी संस्था और सहकारी मॉडल, ये अगर किसी भी देश को आगे ले जाना है, मैं समझता हूँ कि सबसे उत्तम तरीका है। और इसे आज के युवा, अब हम देख रहे हैं युवा भी बहुत सारे आगे आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा, जब मैं किसी गांव में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, तो पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट ये सहकारी संस्था के माध्यम से इफको के साथ जुड़ने का, या इफको के साथ जो भी सहकारी संस्था है और भी जो सहकारी क्या बोलते हैं कि हमारे जो कोऑपरेटिव्स है, उनके साथ जुड़ने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है। वो चाहते हैं कि इसमें कैसे जुड़ें, वो नॉलेज मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमें जरा समझाइए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
जी, और पिछले 5 साल से जिस तरह का फ़ोकस सेंटर से कोऑपरेटिव्स को मिल रहा है, इस पूरे डिपार्टमेंट, इस पूरे सेक्टर को मिल रहा है, शायद ये असर उसका भी है। अब कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को भी 5 साल हो गए हैं, बाकायदा एक मिनिस्ट्री है जिसको खुद होम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, तो उसके भी 5 साल पूरे हो गए हैं। उसमें आपको क्या लगता है कि जिस विज़न से वो शुरू की गई थी, बहुत बड़ा विज़न था, एक बड़ा स्टेप भी था, उसके हम कितने नज़दीक पहुँचे हैं? वो आगे देखिए, टैक्सी में चले हैं, उसके बाद इंश्योरेंस में भी चलने वाले हैं, फिर उसके बाद आप देखिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स के माध्यम से भी जो किसानों की आय बढ़ सकती है और उसमें एक्सपोर्ट्स में भी ये कोऑपरेटिव मदद कर सकती है। वैसे ही अभी आजकल ज़माना ऑर्गेनिक का है, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड आ गया, उसके भी चल रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ है, अगर सही क्वालिटी के बीज अगर किसानों को हमारे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर भी किसान की आय कम हो जाती है, नुकसान होता है, उसकी मेहनत का फल उनको जो मिलना है वो नहीं मिल पाता। तो एक बीज अनुसंधान केंद्र हमारी जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उनके निर्देश में एक बनाया जा रहा है हमारी इफ्को के कलोल यूनिट के पास में, और वहाँ पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार ये बीज अनुसंधान केंद्र कार्यरत हो जाएगा तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी के बीज हमारे किसानों तक पहुँचे, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े, उनके एफर्ट्स का जो है सही न्याय मिले, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने काम करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर में, तो उसमें अगर सही बीज उनके पास पहुंचेगा, सही उनको उपज मिलेगी, उससे उनका भी फसल में फायदा हो जाएगा। तो इसमें भी सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से ये काम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और एवेन्यूज है, चाहे वो डेयरी की बात करें, फिशरीज की बात करें, तो आपने तो सुना होगा सहकार मंत्रालय की तरफ से बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। और जहाँ इफ्को का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में मैं एक लिमिटेड बात बता रहा हूँ कि ये एनसीओएल हो गया, एनसीईएल हो गया, या भारतीय भी सहकारिता निगम लिमिटेड, उसका भी गठन हो चुका है। तो इस प्रकार से बीज अनुसंधान केंद्र के माध्यम से इफ्को भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये सब कार्य चल रहे हैं, बहुत अच्छा है, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ये 2021 में शुरू हुआ है, लेकिन जिस गति से इसको मंत्रालय आगे बढ़ा रहा है, आदरणीय माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी अभी आए थे रिसेंटली हमारे यहाँ पारादीप इकाई में भी, उन्होंने अपने कर कमलों से हमारी जो लोकार्पण किया नई सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का, तीसरे संयंत्र का, तो तब भी उन्होंने ये बात बताई कि सहकारिता के माध्यम से अगर हम देश का विकास कर सकते हैं तो इससे अच्छा और कोई ऑप्शन ही नहीं। बिल्कुल, और कोऑपरेटिव्स तो एक ऐसा मॉडल है जो भारत ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी बहुत सक्सेसफुल है, यूरोप में काफ़ी सक्सेसफुल है। एक सवाल सर आपसे, आपने पिछले साल बतौर एमडी इफ्को में पोजीशन संभाली, एक लंबे अरसे के बाद लीडरशिप में बदलाव आया था, तो जब आपने ये पोजीशन संभाली तो आपकी शुरुआती चुनौतियाँ क्या थी, और शुरुआत की कुछ प्राथमिकताएं हमें बताएं कि आपने क्या सोचा था कि सबसे पहले क्या काम करने हैं? देखिए 1 अगस्त 2025 को हमारे बोर्ड के निर्देश पे मैंने इस पदभार को संभाला, प्रबंध निदेशक। आपको पता था इस बारे में पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा और मुझे ये काम या ये पद संभालना होगा। जब मुझे इस बात का पता चला 31 जुलाई को कि ये जो है पद आपको दिया जा रहा है, तो रियली वो मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी। लेकिन साथ साथ मेरे पास में एक क्या कहेंगे कि एंजाइटी भी थी कि अब आगे इतनी बड़ी संस्था का भार उठाना है और ये देखना है कि इफ्को को हम, क्योंकि किसानों की संस्था है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर किसान रहे हैं, मेरे पिताजी भी आधा समय किसानी करते थे और वो बाकी टाइम पे दूसरा काम करते थे। लेकिन मैं बचपन से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक गांव में रह के पढ़ा, तो मैंने गांव के किसानों की मुश्किलों को नजदीकी से देखा है, उनको समझा है मैंने कि कहाँ कहाँ क्या क्या मुसीबतें आती है। तो ऐसे किसानों की सेवा के लिए मुझे जब मौका मिला कि इफ्को में ये पद संभालने का, तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद अदा करता हूँ हमारी निदेशक मंडल की टीम का, अध्यक्ष महोदय का, हमारे उपाध्यक्ष महोदय का, सबके विश्वास से मुझे ये पद जब दिया गया तो मेरे पास में सबसे पहले विचार यही था कि आगे इस संस्था को मुझे बढ़ाना है, तो क्या क्या काम मेरे पास एक क्या कहेंगे प्रायोरिटी की लिस्ट तैयार करनी चाहिए जी। उसी समय मैं हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ बैठा, हमने कहाँ कहाँ इफ्को में क्या क्या हमारी जॉइंट वेंचर्स है, क्या क्या सब्सिडरीज है, क्या क्या प्लांट्स हमारे चल रहे हैं,
वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या वहाँ से हमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन या इनोवेशंस करने हैं तो कहाँ स्कोप है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक इनोवेशन हब जिसको इनॉग्रेट किया गया कोयम्बतूर में। हम लोग ये चाहते हैं कि ये संस्था इफको किसानों की मदद के लिए कहाँ कहाँ खड़ी रह सकती है, नहीं केवल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करती, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के साथ साथ ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आज है। अगर हमें हमारे किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर से हटा करके अगर कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स को दूर करना है उससे, और ग्रेजुअली उनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग के लिए बढ़ाना है, तो बहुत बड़ी जरूरत यह है कि हम जो एक गैप ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन आवर फर्टिलाइजर्स एंड द यूजर्स माने किसान, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो किसान तक हमारी मार्केटिंग की टीम को पहुंचाना, हमें किसान तक पहुंच रहे हैं तो उनके किसान के दिमाग में जो खेती को लेकर के, किसानी को लेकर के उनकी जो तकलीफें हैं उसे समझ करके उनको सॉल्यूशन देने, टेलर मेड सॉल्यूशंस, तो उस दिशा में अभी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय में आपको भी पता चलेगा कि आगे नई नई चीजें क्या हो रही है। कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश के अंदर में आज देखिए जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट, अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में हम तो 70% देश का डीएपी बना ही देते हैं, लेकिन फिर भी हमें डीएपी इंपोर्ट भी तो काफी करना पड़ता है। अगर 4-5 लाख टन हम लोग सालाना डीएपी बनाते भी है तो 4 से 5 लाख टन हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। हम ये देखें कि फॉस्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है देश में फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो हमारे कांडला यूनिट में जहाँ की हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, लेकिन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स जो है, खास करके इसमें अमोनिया है और फॉस्फोरिक एसिड है, इसको हम विदेशों से आयात करते हैं। तो हम अभी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये जो देश की जरूरत है फर्टिलाइजर में सेल्फ सफिशिएंसी लाने की, आत्मनिर्भरता लाने की, तो उसमें इफको, क्योंकि हमारे जॉइंट वेंचर्स बाहर विदेशों में हैं, बड़े सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर्स, एक इतिहास रहा इफको का कि बहुत अच्छे से हमारे जितने भी जॉइंट वेंचर्स चल रहे हैं उसमें इफको का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और वहाँ के जो देशों में जाकर के हमारे कंट्री के लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे ऑपरेटर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ पर वो प्लांट्स को एफिशिएंटली चला रहे हैं। हम इस दिशा में भी देख रहे हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हम देश में बना सके, साथ साथ विदेशों में भी बना सके। ब्राजील में हम लोग नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट लगा रहे हैं, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि विदेश में जाकर के वहाँ एक फर्टिलाइजर प्लांट को लगाना, वहाँ के किसानों का विश्वास जीतना, और उसके लिए पूर्णतः हम प्रयास ये करें कि जिससे कि ये प्रोडक्ट को लोगों को, मतलब खास करके जिसके यूजर है किसान है, तो किसान को पूरी इसकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे करके और इसकी टेक्निक्स को तरीके से समझा के इसके जो भी प्रयोग किए जाएं वो प्रयोग वैसे हो जिससे कि किसान उस पर भरोसा लगाए, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो जब उसको उपयोग करना हो। सही डायरेक्शंस में, सही तरीके से, टेक्निकल वे में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहां पर, तो इसमें भी सक्सेस आना ही आना है। तो इसके लिए भी हम लोग कार्यरत है। और ये तो ब्राजील एक बात है, वहां पर अभी प्लांट लगभग अगस्त महीने में हम लोग 15 लाख लीटर पर ईयर बनाने का, जो नैनो फर्टिलाइजर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि एक टेलर मेड फर्टिलाइजर होगा। वहां के किसान जो है ना, ये बड़े टैलेंटेड है। वो क्या करते हैं कि आप हमें नैनो यूरिया दे देंगे, नैनो डीएपी दे देंगे, वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए क्या? वो कहते हैं कि अगर मुझे जो क्रॉप लगाना है उस क्रॉप के अनुरूप, इसमें क्या है, अगर मुझे मेज लगाना है, मुझे कॉर्न लगाना है, उनको कॉटन लगाना है, तो उनको जो क्रॉप तैयार होना है उनकी जमीन पे, एक एक फार्मर के पास वहां पर 2-2 हजार 3 हजार हेक्टेयर जमीन, 400 हेक्टेयर के नीचे अगर कोई किसान के पास जमीन है तो वो छोटा किसान कहलाता है वहां पर। और वो टेक्निकली इतने साउंड है, तो उनके साथ जो इंटरेक्शंस हमारी टीम ने किए, तो उसे ये पता चला कि उनकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट बेस्ड है। फर्टिलाइजर नाम से नहीं चाहिए उनको चाहिए न्यूट्रिएंट। इस फर्टिलाइजर में कितना न्यूट्रिएंट मुझे आप दे सकते हैं, मुझे इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना ही फॉस्फोरस चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना सल्फर चाहिए। तो आप बोलिए कि आप क्या ऐसा नैनो फर्टिलाइजर बना के हमें दे सकते हैं जिसमें ये सारे फर्टिलाइजर के जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको वो मिल जाए।
तो हमारी जो रिसर्च टीम है नैनोवेंशंस की, उन्होंने इस बीड़ा को उठा लिया। उन्होंने कहा हम वैसा ही फर्टिलाइजर आपको बना के देंगे जैसी आपके क्रॉप के लिए, आपकी सॉइल के लिए जो जरूरत है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ ये कब तक हो पाएगा? आज आप देखिए कि हमारे यहाँ पर पहले वो जागरूकता कम थी कि जिसमें कि हमारे किसान सॉइल की टेस्टिंग कराएं। आज जहां जहां हमारी किसान गोष्ठियां हो रही है तो वहां पर सबसे पहली बात यही आती है कि कौन सा फर्टिलाइजर कब उपयोग करना और किस प्रकार का, मतलब आपको क्या यूरिया चाहिए, आपको एनपीके चाहिए, 10-26-26 चाहिए, 12-32-16 चाहिए, आपको एनपीएस चाहिए। तो ये किस प्रकार का फर्टिलाइजर आपकी सॉइल के लिए सही रहेगा, आपके क्रॉप के हिसाब से वो सही रहेगा, तो उसका ज्ञान किसान लेने के लिए हमारे पास आते हैं, गोष्ठियों में बैठते हैं, किसान गोष्ठी में इसकी डिस्कशन होती है। और आज किसान अपनी सॉइल के सैंपल्स लेकर के हमारे जितने भी यूनिट्स है जहां पर हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। हम बहुत सारे अभी सॉइल टेस्टिंग सैंपल्स को सॉइल टेस्टिंग करके हम किसानों तक उसके बारे में फिर ज्ञान भी देते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। एक डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर के अगर मतलब बैठा है डॉक्टर और कोई पेशेंट आता है, वो प्रिस्क्रिप्शन अपना तैयार करते हैं, तो तब यही सोचते हैं ना, यही डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ। तो यहाँ हम किसानों के साथ हमारे जो साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो बैठते हैं, वो बैठ करके उनको समझाते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, वहां पर बहुत बड़ी सुविधा है इस चीज करने की, तो वहां भी उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप आपकी जमीन पे ये फर्टिलाइजर का उपयोग कीजिए, इतनी मात्रा में कीजिए, इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है तो वहां ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी उनको एक तरीके से समझाया जा रहा है जिससे कि किसान को विश्वास भी बैठे, किसान उस बात को जाने, जागरूक हो, और धीरे धीरे ये जो केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से जो उनका खुद का ही नुकसान हो रहा है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, सब्सिडी के रूप में हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसमें भी नुकसान हो रहा है, तो ये सबसे हम बच सकते हैं। इसका पूरा प्रयास जारी है। बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन हो रहा है और इस रिवॉल्यूशन में भी मैं चाहता हूं ये सॉइल टेस्टिंग की जो हमारी जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है उसमें हम मैक्सिमम फैसिलिटीज ये किसानों तक पहुंचाएं, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। सर फर्टिलाइजर में तो खैर इफ्को नंबर 1 है ही, इसके अलावा और कौन कौन सी दिशाओं में इफ्को काम कर रहा है? हमें जैसे प्लांट्स चलाने जितना भी फर्टिलाइजर बनता है तो हम बैग्स में भरते हैं। अब वो बैग्स जो है फर्टिलाइजर बैग्स, आज आप समझ लीजिए करीब करीब 20 से 22 करोड़ बैग्स हम लोगों को जरूरत होती है। अच्छा। तो अभी हम एक आइडिया निकाले कि क्यों नहीं हम ये 20-22 करोड़, जो कि उसका टोटल अगर वैल्यू निकाल दूं मैं तो 450 करोड़ रुपए के बैग्स केवल इफ्को को यूज करनी होती है टू फिल द फर्टिलाइजर्स 45 किलो या 50 किलो के बैग्स में, और फिर हम गांव गांव तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको कि इस प्रकार के बैग्स की जरूरत है। अभी हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक सहकारी संस्था का निर्माण कर दिया जाए, एक कोऑपरेटिव बनाई जाए और उस कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोग बैग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा देते हैं। हाँ, उससे फायदा क्या होगा कि समय पे हमें भी बैग्स मिल जाएंगे, बैग्स की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, तो जो ट्रांजिट में कभी बैग डैमेज होते हैं या टूट जाते हैं, फर्टिलाइजर का स्पिलेज होता है या नुकसान होता है, वो भी नहीं होगा, और हमें किफायती रेट, सही दाम में ये बैग्स मिल पाएंगे। तो इससे हमारे जितने भी यूनिट्स है वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम ना ही केवल लिमिट करेंगे अपने आप को इफ्को तक, हम उस कैपेसिटीज को इतनी बढ़ा देंगे कि देश में जहां जिनको भी बैग चाहिए उनको हम पूरा करें। और बाद में रिसाइकलिंग भी, रिसाइकलिंग ऑब्वियसली, रिसाइकलिंग का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो रिसाइकलिंग करने के लिए भी हमारे पास जब ये फैसिलिटी रहेगी बैग मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम उसको भी जनरेट करेंगे। तो ग्रेजुअली ऐसे छोटे छोटे विचार है, लेकिन इनको भी हम इम्प्लीमेंट करके एक ऐसी व्यवस्था का गठन कर रहे हैं कि जिसमें कि हमारी संस्था के साथ जुड़े, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी बाकी सहकारी संस्थाएं, अभी जैसे हमारी ITGI, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें ये कंपनी है, लेकिन इसमें अभी दिशा निर्देश हमें मिले हुए हैं कि हम कैसे इसमें कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व करें, चाहे वो किसी ब्रोकिंग फर्म में रूप में हो, चाहे वो हमारी ITGI इंश्योरेंस कंपनी ही उसी में ही इन्वेस्टमेंट सहकारी संस्थाओं का हो, बाकी सहकारी संस्थाओं देश की, तो वो भी एक एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज भी मैं समझता हूँ कि आगे और आने वाली है, जिसमें हम केवल फर्टिलाइजर या इसके लिए नहीं,
लेकिन हमारे किसानों के हित के लिए ये बात जरूर है कि बायलॉज के हिसाब से हम जो भी कार्य करते हैं वो किसानों के हित के होते हैं, किसानों की जरूरत के हिसाब से होते हैं। तो किसानों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम जहां भी डाइवर्ट करना पड़ेगा, डाइवर्जन कोई भी प्रकार के हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इफको के, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो किसानों के लिए ही हो, जो कि एज पर बायलॉज भी जरूर। हमारे देश में जो मैक्सिमम किसान हैं वो मार्जिनल किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो सीमांत किसानों के लिए इफको क्या क्या कदम उठा रहा है? देखिए, सीमांत किसान की जहां तक बात करें तो जितने किसान है उसमें 80% तो सीमांत किसान है, जिनके पास में 1 एकड़ से भी कम जमीन है। इन किसानों के साथ में समस्या ये है कि अभी जैसे हम ड्रोन्स की बात करें कि हम एक नैनो फर्टिलाइजर ले तो आए, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से अगर उनके पास में 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ लैंड है और उसमें अगर उनको स्प्रे कराना है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत। तो हम लोग आज ये देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं उन किसानों को हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है ना, तो वो गांव गांव जाकर के इनके साथ गोष्ठियां कर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये है कि छोटे किसान है तो वो उसके पास बेचारे के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसे हैं और उसकी लागत जितनी होती है उससे ज्यादा अगर उसको मुनाफा नहीं होगा तो वो एग्रीकल्चर से उसका विश्वास उठ जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो भी बच्चे बड़े होते हैं तो उसके बाद किसान ये सोचता है कि इनको कहीं बाहर भेज दो, किसी इंडस्ट्री में काम कर लेगा, शहर चला जाएगा, गांव में रख करके तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को हम इम्प्लीमेंट करने में किसानों को मदद करेंगे तो मैं समझता हूं कि किसान का विश्वास बना रहेगा फार्मिंग बिजनेस में। तो इसमें हम लोग किसानों के साथ बैठ के, उनके साथ गोष्ठियां करके, इनके जो जो समस्या है, खास करके समस्याएं कहाँ आती है, तो वो जो सॉइल है उनकी, उनको पता ही नहीं है कि कुछ न्यूट्रिएंट की कमी है, तो हम लोग उनके सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उन किसानों को बीज की जरूरत होती है, तो कौन से सही बीज है जिसको कि उनको यूज करना चाहिए, तो वो बीज जो कि हमारे IFFDC एक संस्था है जिसकी कि एक कोऑपरेटिव संस्था। अब हम लोग क्या करते हैं कि उनके माध्यम से जो सही क्वालिटी के बीज किसानों को समझा करके, उनको एक्सप्लेन करके कि आप जो भी बीज खरीदें तो मार्केट में आप ये इंश्योर करें कि जहां से भी खरीदना है खरीदिए, लेकिन इतनी चीजों का ध्यान रखिए। तो छोटे किसान जहां जहां उनको परेशानी भुगत रहे हैं उसको लेकर के वो जब हमारी टीम के साथ डिस्कस करते हैं, हम अभी देखिए ड्रोन्स की बात करूं मैं, छोटे किसान को यूरिया कभी अगर नहीं मिलती, कन्वेंशनल यूरिया, तो हमारे पास में उसका सॉल्यूशन है। हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स है, हमारे पास नैनो फर्टिलाइजर्स है, हमारे पास बायो स्टिमुलेंट्स है। इसको किस कॉम्बिनेशन में स्प्रे करके वहां पर वो किसान अपने जो जरूरत का फर्टिलाइजर है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे पास में, हम उनके साथ में एक बड़ा अच्छा सा एक ड्रोन मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया। हम ये देख रहे हैं अभी कि कहाँ जरूरत है, किस हिसाब से हम ये इंश्योर करें कि समय पे ये ड्रोन की सर्विसेज उनको मिल जाए, जिससे कि वो इंडिविजुअली अपने खेत के लिए नहीं लेकिन कलेक्टिवली कई सारे किसान का मिल करके सबकी समस्या का समाधान भी मिल जाए और सबको ड्रोन से हम लोग, चाहे वो स्प्रे करना हो बायोस्टिमुलेंट का या नैनो का, तो उसको हम स्प्रे करवाने में मदद करें। तो ऐसे छोटे छोटे किसानों तक हम पहुंच के उनकी मदद के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग की टीम पूरे देश भर में फैली हुई है। वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम। सर, हमने युवाओं की बात की, हमने किसानों की बात की, अब एक आखिरी सवाल जाते जाते महिला किसानों पर। महिला किसानों के लिए इफको क्या खास कर रहा है? महिला किसानों के लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि जहां जहां मैं जाता हूं, अभी परसों ही मैं हरियाणा में एक कृषि सम्मेलन था, उसमें गया, मैंने ये देखा कि महिलाएं आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। हाँ, खेती के माध्यम में खास करके किसान जो है, जब महिला किसान उस प्रोग्राम्स में आते हैं, मैं देखता हूं कि कितनी उनको जानने की उत्कंठा होती है। सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई पूछते हैं तो वो महिलाएं पूछती है, वो डिस्कस करती है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मैं हमारे यहाँ कॉर्डेट है जो कि फुलपुर प्लांट में विजिट की थी मैंने, तो वहां गया। वहां की कॉर्डेट एक अपने आप में मैं कहूँगा देश की बहुत बड़ी एक कॉर्डेट संस्था जो कि कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट है हमारा। उसका काम क्या है,
तो अगल बगल के गांव की महिलाओं को बुला करके उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो केवल एग्रीकल्चर फील्ड के लिए नहीं है, लेकिन अगर उनको जैसे कि मधुमक्खी का पालन करना, तो कैसे मधुमक्खी का पालन कर सकती है, तो उसके बारे में उनको ट्रेन किया जा रहा है। वहां पर ऐसे पिकल्स वगैरह बनाना है, तो उसमें कैसे वो पिकल्स बना सकती हैं, कितनी वैरायटीज के पिकल्स है, तो जिसको कि उनको बिठा करके उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, वो अपने स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे लेडीज, खास करके विलेज के जो महिलाएं हैं, उनको ये सब कार्य में समझने में इतना आनंद भी आता है। वो उस आनंद की प्रतीति मुझे तब हुई जब मैं उस कॉर्डेट में गया और वहाँ की जो महिलाएं आई थी, वहां पर भी हमारी गोष्ठी हुई। तो उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जो बातें रखी, उन्होंने क्या खुशी मिली और कहाँ उनको और समस्या है तो उसका समाधान कैसे इसको कर सकते हैं, उसके बारे में जब चर्चा की, तो ये दिखा रहा है कि भारत की महिलाएं अब बहुत जागृत हो चुकी हैं। वो अपने आप का अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, चाहे उनके समाज के लिए, उनके गांव के लिए हो, करने के लिए तैयार है। और इसमें उनका मैं समझ रहा हूँ कि जितना उनको सपोर्ट हम इफ्को की तरफ से तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं से भी जो भी एंगल से सरकार की तरफ से भी बहुत सारे सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और मैं समझता हूँ कि जब महिलाएं आगे बढ़ेगी, महिलाएं इस प्रकार की खेती को हो या बाकी भी जो भी बिजनेस है इसमें आगे बढ़कर अपना हाथ लगाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो पूरा परिवार जागरूक होगा और खेती को एक तरह से एक नया मुकाम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।